साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। तो ले लिया भाई प्रभु का नाम। अब टॉपिक अपना क्या है जो अपन डिस्कस करेंगे आज, कि ट्रेडमार्क ना करें। जब ये टॉपिक आप सुनेंगे तो आप निश्चित तौर पे कहेंगे कि ट्रेडमार्क नहीं कराना चाहिए, अभी तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि फ़ायदे ट्रेडमार्क के मिल जाए। क्लियर है बात ये। साथियों मैं जानता हूं कि आप सब ट्रेडमार्क कराना चाहते हो। एक होड़ जो है मची भी मार्केट में, भागो भागो भागो। कोई दुकान लगे बैठा चाहे कि उसको भी कराना है ट्रेडमार्क, कोई बाल काट रहा है मतलब नाई है उसको भी कराना ट्रेडमार्क, कोई घास काट रहा है गार्डनर है मान लीजिए उसको भी कराना ट्रेडमार्क। अरे तो हो क्या जाएगा भाई, ट्रेडमार्क नहीं कराओगे तो मर जाओगे क्या। तो ट्रेडमार्क क्यों कराएं, क्या क्या इसके बाईपास है, क्या छूट मिलेगी इनकम टैक्स में अगर हम ट्रेडमार्क नहीं कराते हैं। तो ये क्या बात हुई। लोग कहते हैं करो तो मिलेगी, हम कहते हैं मत करो तो भी मिलेगी। तो क्या क्या छूटें हैं जो आपको मिल सकती हैं, प्राप्त हो सकती हैं, और उस पर क्या क्या मंथन है कानून का। तो आज सारी स्थितियां परिस्थितियां अपन डिस्कस करेंगे आज के चैप्टर में। क्लियर है। तो भाई एक बात भी है कि रुक जाना नहीं तो हार के, कांटों के पथ पे मिलेंगे तुझे साए बाहर के। तो आज आपको बाहर ही बाहर मिलेगी, बट थोड़ी सी बात को समझ लेना। जो लोग वर्कआउट कर चुके हैं उन्होंने कैसे इस वे को अचीव किया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्या ट्रैक हमें फॉलो करना है कि हम अपनी लाइबिलिटीज़ को मिनिमाइज़ कर सकें और बेनिफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकें। क्लियर है ना। तो इसलिए मेरी बात मत मानो, यू मे बी बायस्ड और प्रिजुडाइज। सबसे पहले कॉपी लो और एक पेन लो और खिड़की बंद कर लो। अदरवाइज पढ़ाते पढ़ाते फिर तुम बाहर देखोगे, पड़ोसन देखेंगे, फिर तुम क्लास से भाग जाओगे, यार गड़बड़ हो जाएगी इससे। तो भाई मेरी क्लास में तो मुझे पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए 10 मिनट का, उसके बाद तुमको जो करना है करो। और वैसे भी कई कक्ष मार्केट में यार लोग जाते हैं वहाँ पर, अब उस कक्ष में क्या क्या कक्ष है वो तो आप जानो। बट अभी जब मेरी क्लास चल रही है तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, खिड़कियाँ बंद, दरवाज़ा खुला रख सकते हो, थोड़ी थोड़ी हवा भी आनी चाहिए, और नोट डाउन जो है करते हुए चलो। और बातों बातों में सफ़र कब तय हो जाएगा मालूम चलेगा नहीं। ठीक है, अगले 10 मिनट मेरे हुए, अब शांति से बैठना, सुनो, नोट डाउन करो। साथियों बेसिकली एक आदमी था, उसकी माँ ने उसे कहा कि बेटा तू बड़ा कब बनेगा। वो कहता माँ मैं बड़ा बनूंगा, माँ कहती कब बनेगा। तो ऐसे दोनों में जो है विरोधाभास पैदा हो गया। अल्टीमेटली वो बच्चा जो है शहर में आ गया, उसने संघर्ष शुरू करा और एक कंपनी बना दी। उसने वो सब किया जो एक कंपनी कर सकती है। अल्टीमेटली किसी ने उसको एडवाइस किया कि भाई कंपनी तो बनाती है भैया, पर फ़ायदा क्या होगा, आप कुछ ऐसा करो कि फ़ायदा सबका हो। तो उसने कहा आप बता दो भाई क्या करना है। तो किसी की एडवाइस पर उसने बना दी एक कंपनी। और यहाँ है कानून का बहुत बड़ा जोड़। क्या जोड़ है कि जो कंपनी खुद के पास थी उसको बना दिया उसने प्रिंसिपल कंपनी, होल्डिंग कंपनी। याद रहेगा ना, एक कंपनी तो क्या बन गई, होल्डिंग कंपनी। और दूसरी कंपनी जो उसने नई बनाई थी अपने किसी एडवाइज़र के कहने पर, उसको उसने क्या बना दिया, सब्सिडरी कंपनी या असेसी कंपनी। कि भाई तू कमा दे हमको, तू कमा दे हमको। इस फॉर्मूले पे काम करना शुरू कर दिया। और उसको भी एक फार्मूला और हटा दिया कि जो कुछ भी हम लेंगे तुझको भी देंगे, जो कुछ भी हम लेंगे तुझको भी देंगे, बट काम साथ साथ मिलके करना होगा। ये दोनों फार्मूले इतने फिट बैठे कि बहुत बड़ा एग्जाम्पशन टैक्स में ले गए। ट्रेडमार्क की लायबिलिटी जो असेसी कंपनी की होनी चाहिए थी वो मिनिमाइज हो गई। और कितना अच्छा वर्कआउट हुआ कि सबका फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ। और कहते भी है ना, सर्वे संतु सुखिना सर्वे संतु निरामया। क्लियर है बात ये। तो सुखी रहो भाई, दिक्कत क्या है, पर कुछ चीज़ों को समझो। साथियों इस केस में क्या हुआ कि अब एक के पास दो कंपनियां हो गई। एक तो खुद की कंपनी है प्रिंसिपल कंपनी, और एक उसने खोल ली अपनी सब्सिडरी कंपनी बी कंपनी। अब कर क्या रहा था, वो व्यापार कर रहा है बी कंपनी के थ्रू, जनरेट कर रहा है पैसा और उससे ले रहा है रॉयल्टी। और टैक्स लायबिलिटी नहीं बने असेसी कंपनी पे, जिसलिए उसने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर ये शो कर दिया कि जो रॉयल्टी हमने ली है कंसर्न बी कंपनी से वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और कानून ये बोलता है कि अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसका सबूत है, प्रमाण है, और इसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया है, तो ऐसे सिनेरियो में डिडक्शन मिल जाएगा 100%। मतलब उस अमाउंट पे कोई भी इनकम टैक्स लागू नहीं होगा। क्लियर है। अब किसी को आपने पैदा तो कर दिया कानून में, असेसी कंपनी को या सब्सिडरी कंपनी को, उसको मेंटेन भी तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले चाहिए उसको वो नाम, वो फेम जो एंजॉय कर रही है प्रिंसिपल कंपनी। तो प्रिंसिपल कंपनी ने क्या करा कि ट्रेडमार्क तो मेरे पास रहेगा, वो मैं आपको नहीं दूंगा। ट्रेड नेम भी जो है मेरा रहेगा, वो आपको नहीं दूंगा। आप लाइसेंस से ये जो चीज़ें हैं, जो इंटेंजिबल असेट्स हैं,
उसको जो है कैरी ऑन कर सकते हो। तो इसने क्या करा कि जो कंसर्न एसेसी कंपनी है उससे एक एग्रीमेंट कर लिया, और एग्रीमेंट करके जो ये टेंजिबल असेट्स थी मीन्स ट्रेडमार्क और ट्रेड नेम जो है उनको किराए पे दे दिए, ये मांग के चलो। अब वो एंजॉय कर रहे हैं जी, मज़ा आ गया जी, अपने को ट्रेड नेम नहीं लेना पड़ा जी, अपने को ना ट्रेड मार्क लेना पड़ा, और अपन तो आराम से यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करता भी रहा। उसका कहना ये था कि इसका बेनिफिट क्या है कि एक तो जो पेपर लाइबिलिटी थी वो ख़त्म हो गई, कोई नया अप्लाई करना पड़ नहीं रहा है, कोई नया ऑब्जेक्शन आ नहीं रहा है, और जो उसके पास है वो हम यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है बात? है तो कितना ईजी हो गया, एक बड़ा टेक्निकल वर्कआउट। दूसरी बात ये थी, जब इस केस में रॉयल्टी कंसर्न असेसी कंपनी द्वारा कंसर्न प्रिंसिपल कंपनी को दिया गया तो उसने इसको क्लेम किया एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ऐसे सिनेरियो में इस एक्सपेंडिचर को डिसअलाउ कर दिया इनकम टैक्स ने, ये कहते हुए कि बेसिकली आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ये कैपिटल असेस्ट है, तो आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो पर डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हो। झगड़ा हो गया इनकम टैक्स के ऑफिसर और कंसर्न असेसी कंपनी और कंसर्न होल्डिंग कंपनी के बीच में। अभी झगड़ा जब पहुंचा सीआईडी के पास में मींस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास में, तो उन्होंने कई बिंदुओं को देखा, बट उनके लिए सबसे बड़ा मुश्किल टास्क था ये डिफरेंशिएट करना कि भाई ये जो इन्वेस्टमेंट है या ये जो खर्चा है बेसिकली क्या है, क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्या ये कैपिटल असेट्स बनने से इस पर केवल और केवल डेप्रिसिएशन ही क्लेम किया जा सकता है या नहीं। तो क्या था पूरा झोल, धारा 28, धारा 32 और धारा 36 इनकम टैक्स एक्ट का। तो हर चीज़ों और परिस्थितियों को देखा गया, ये माना गया कि इस निर्णय से पहले एक जजमेंट और भी है जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका टाइटल है होंडा बनाम सीआईडी, जजमेंट है 2017 वॉल्यूम 8 एससीसी पेज 170। उसमें क्या होल्ड हुआ, अगर कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो ये कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड है, डिडक्शंस वहाँ पर अलग होगा। अब प्रश्न ये बनता है कि जो कुछ भी दिया टूवर्ड्स रॉयल्टी, ये कैसे है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कुछ तर्कों को रखा गया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, और ये तर्क ऐसे हैं कि जो बहुत रीजनेबल है, गले उतर जाएंगे आपके। सबसे पहली बात कि जो कुछ भी हमने इनसे लिया है वो लिया है लाइसेंस पे, मीन्स जो इंटेंजिबल असेस्ट है, ट्रेडमार्क हो गया, ट्रेड नेम हो गया, वो हमने लिया है बिजनेस करने के लिए, बट हमने लिया है लाइसेंस के ऊपर। तो हमने कोई भी राइट या इंटरेस्ट उस कंसर्न प्रॉपर्टी में जो कि इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है उसमें क्रिएट नहीं किया है। ईजी है ना, याद रहेगा ना। दूसरी बात है कि कोई भी ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप यहाँ पर नहीं हुआ है। तीसरी बात, हमने किसी भी रूप में इन आर्टिकल्स को ओ नहीं करा। ओ मतलब होता है ऑनरशिप, हाँ मैं समझ लेना भाई ओ को, क्लियर है। और प्रोविज़न जो है जिस कारण सेक्शन 32 इनकम टैक्स एक्ट के एप्लीकेबल नहीं होंगे, प्रोविजंस क्या एप्लीकेबल होंगे, धारा 28 इनकम टैक्स एक्ट के। और जो भी राइट्स हमारे क्रिएट हुए हैं वो हुए एग्रीमेंट के तहत, ना कि इंडिविजुअली। हमारा कोई डील नहीं है डिपार्टमेंट से। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो भी एग्रीमेंट हमारे बीच में है, अगर डिस्प्यूट होगा, टर्मिनेशन होगा, तो उसमें कंडीशंस लिखी हुई कि किस तरह से टर्मिनेशन करना है, नोटिस कब देना होगा, कैसे देना होगा। तो जब असेस्ट क्रिएट नहीं हुई है और जो पेमेंट दे रहे हैं वो टूवर्ड्स फी है, मीन्स प्रीमियम है, मीन्स लाइसेंस फी है आपके राइट्स को यूज़ करने के लिए, तो किसी भी स्थिति में ये कैपिटल असेट्स क्रिएट नहीं कर रहा है, बेसिकली एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये क्यों जरूरी है? टू बूस्ट अप द बिजनेस। ये बेसिकली प्रॉफिट मेकिंग एपरेटस है। तो इस कंपनी का हमें नाम चाहिए, उसका हमें गुडविल चाहिए, उसका हमें ट्रस्ट चाहिए, ताकि हम आगे धंधा कर सकें, जिस कारण ये किसी भी रूप में कोई भी लाइबिलिटी ऐसी क्रिएट नहीं करेगा कि कैपिटल असेट्स के रूप में हमें डेप्रिसिएशन जो है क्लेम करना हो। क्लियर हो गया? कितना ईजी हो गया। इसके अलावा एक जजमेंट और है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बनाम डब्ल्यू इंडिया लिमिटेड। जजमेंट है 236 ITR पेज 314, जिसमें यह स्पष्ट है कि केवल ऑनर ही क्लेम कर सकता है डेप्रिसिएशन। अगर कोई लाइसेंस एग्रीमेंट है तो जो बेनिफिशियरी है ही कैन क्लेम डिडक्शन एज इफ इट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सारे फैक्ट्स को, सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए यहाँ पर इनको अलाउ कर दिया गया और ये कह दिया कि भाई आप डिडक्शंस जो है क्लेम कर सकते हैं। तो कितना फ़ायदा हुआ कि 88 लाख रुपीज़ का तो ले लिया टैक्स बेनिफिट, वो टैक्स फ्री हो गया कंसर्न एसेसी कंपनी के पार्ट पे। दूसरी बात ये थी कि ट्रेडमार्क लेना नहीं पड़ा, ट्रेड नेम जो है लेना नहीं पड़ा। तो कौन चक्कर में फंसे, जिसका था उससे एग्रीमेंट किया, उसको यूज़ कर लिया, जब काम हो गया वापस लौटा दिया। तो चीज़ें हैं भाई, बाईपास तो है ना। तो कौन कहता है कि खरीदने से ही रह पाओगे, अगर नहीं खरीदोगे तब भी रह पाओगे, बट डिपेंड है सारा आपके ऊपर। और उसमें एक इशू और था वैसे कि जो बैड डेट्स हैं उसको भी जो है क्लेम किया गया कि इस पर भी जो है मैं सेट ऑफ अलाउ किया जाए, बट डिसअलाउ कर दिया ITO ने। पर ये मामला भी जब गया तो डिफ्रेंशिएट किया धारा 36 और धारा 28 के अंदर कि जो भी पैसा आपके बिजनेस के तहत लग रहा है और आपने किसी को दे दिया है और वो रिफंड नहीं आया, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर आपको पूरा का पूरा बेनिफिट जो है मिलेगा धारा 36 इनकम टैक्स एक्ट के पर्सपेक्टिव में। ये जो कंपनी है ये चिट फंड कंपनी है,
चिटफंड एक्ट से गवर्न है, चिटफंड की एक्टिविटीज़ करती है, इसने लोगों को उधार दिया। जब उधार दिया तो वो डूब गया, पैसा रिफंड नहीं आया, तो साइकिल कंटिन्यू करने के लिए इसने अपने पास से इन्वेस्टमेंट कर दिया, अल्टीमेटली पैसा डूब गया। तो जो भी पैसा डूब गया, जो रिकवर नहीं हुआ, उसको उन्होंने कैटेगराइज कर दिया एज अ बैड डेट। इनकम टैक्स कहते हैं कि नहीं भाई बैड डेट नहीं है, बेसिकली आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रूप में इसको आगे लेके चलना होगा। ये कहते हैं नहीं, अल्टीमेटली ये मामला भी तय हो गया कि अगर बैड डेट्स हैं और बिजनेस की एक्टिविटीज़ का आउटकम है, जैसे यहाँ पर 6 एक्टिविटीज़ थी उसमें पैसा लग गया, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर अगर ये रीपे नहीं होती हैं तो बैड डेट के फॉर्म में एग्जम्पशंस क्लेम कर सकते हैं। पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये बैड डेट कौन क्लेम कर सकता है? अगर ये जो कंसर्न इंस्टीट्यूशन है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है या एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जिसको अपन कॉमनली NBFC के नाम से जानते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। क्लियर हो गया? तो ये कानून के झोल हैं, टेक्निकल बातें हैं, इसको ध्यान में रखना है और वर्कआउट करना है। तो इसलिए अब आपके ऊपर डिपेंड है कि ट्रेडमार्क लेना है या नहीं लेना है, या किसी का यूज़ करना है लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत। रास्ते बहुत हैं, यूज़ करोगे, लाइसेंस फीस दोगे तो आपको छूट मिलेगी टैक्स में, वो भी पूरी 100%। अगर खुद का लोगे तो डेप्रिसिएशन ले सकते हो, पर दूसरे का लोगे तो पूरा का पूरा आपको मिलेगा छूट। क्लियर हो गया आपको? तो इसलिए भाई थोड़ा सा ध्यान रखो जब भी आप इस तरह की प्रोसीडिंग्स को कर रहे हो, और कानून को पढ़ो, उसके बाद फैसला लो और डिस्कस पूरा किया करो उन समस्त व्यक्तियों से जो आपको ये कहते हैं कि अगर आपने ट्रेडमार्क नहीं लिया तो पॉसिबिलिटी है इस बात की कि आप ऐसे मकान में रह रहे हैं जो कि बिना रजिस्ट्री है। क्लियर है? तो रह सकते हैं, बट तरीका आना चाहिए कैसे रहना है और क्या क्या आपने को यूज़ करना है। क्लियर हो गया? तो जल्दी मिलते हैं फिर भाई अपन एक नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहो। और अब खिड़की खोल लो, अब मैं जाता हूँ। ठीक है जी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन जय हिंद, जय भारत।